तो शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहले हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ रहे हैं। डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये। और इससे पहले हम थ्योरी की बात कर चुके हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, किन किन के लिए एप्लीकेबल है, उसके लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसमें हम कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन देखेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब हम कर सकते हैं, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है जब भी डाइवेशन होगा फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन से। ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में मेजर टॉपिक्स है। अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम है अकाउंटिंग को स्टैंडर्ड करना, क्योंकि हमारे पास अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग पॉलिसी और ऑप्शंस होंगे। हम जितना मर्जी स्टैंडर्ड कर लें, फिर भी सबकी बिल्कुल एक ही मेथड नहीं हो सकता। मैं आपसे ये नहीं कह सकता एक ही मेथड अपनाओ, 2-3 मेथड के ऑप्शंस हर जगह होते ही है। तो जितना भी आप स्टैंडर्डाइजेशन कर लीजिए, डाइवर्सिटी अकाउंटिंग पॉलिसी इज अनअवॉइडेबल। डाइवर्सिटी तो होगी ही होगी। उसके दो रीजन है। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट एंड डू नॉट कवर ऑल पॉसिबल एरिया ऑफ अकाउंटिंग। 100% एरिया कवर नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो बचेगा। और जहां एरिया कवर नहीं हुआ है, वहां पर एंटरप्राइज का फ्रीडम है, वो अपने हिसाब से जो मर्जी चॉइस कर ले, क्योंकि वो एरिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर तो हो नहीं रहा है। दूसरा, एंटरप्राइज अलग अलग सिचुएशन में, डाइवर्स सिचुएशन में ऑपरेट करती है। तो ये इम्पॉसिबल है कि एक सिंगल सेट पॉलिसी का बनाना जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। तो ये पॉसिबल नहीं है, हर एक के लिए एक ही मेथड नहीं लग सकता। तो इसका ऑब्जेक्ट है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो एंटरप्राइजेस अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकता है फॉलो कर रही हो, और इन अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट भी होती हो। तो ऑब्जेक्ट है AS1 का कि बेसिक प्रिंसिपल लगाए जाएं फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ मेजर अकाउंटिंग पॉलिसी बीइंग फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए आपने अलग अलग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल किया है, उसको आप डिस्क्लोज करिए। आप बताइए हमने ये मेथड, ये पॉलिसी अपनाई है, ताकि जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर रहा है, उसे ये पता चल सके कि आप लोगों ने ये अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल किया। एज पर AS1 देयर आर सम फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions. Fundamental accounting assumption which affect the preparation and presentation of financial statements. These are usually not specifically stated because their acceptance and use are assumed. हम assume करेंगे कुछ चीजें तो अप्लाई होंगी ही होंगी। तो जो चीजें बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल है, उनको हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। The following have been generally accepted as fundamental accounting assumption. तो कुछ अकाउंटिंग एग्जाम्पशन ऐसी हैं जिनको सबने फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन की ये एज्यूम कर रखा है सबने। ये है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, उसके बंद होने की कोई संभावना नहीं है, चांसेस नहीं है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे, कुछ कहा जाए या ना कहा जाए। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मेथड या पॉलिसी अपनाई गई है, तो बार बार हर साल अपनाई जा रही है, ऐसा हम assumption लेंगे। एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट, आपकी अकाउंटिंग कैश बेसिस पर भी हो सकती है, एक्रूअल बेसिस पर भी हो सकती है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पर हो। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एंटरप्राइज नॉर्मली ये सोचती है कि बिजनेस जो है वो लंबे समय के लिए चलेगा। ना तो कोई इंटेंशन है,
ना कोई नेसेसिटी है बिजनेस को बंद करने की, ऐसा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है और ऐसा ही हम एज्यूम करेंगे। कंसिस्टेंसी कहता है कि पीरियड आफ्टर पीरियड हम सेम अकाउंटिंग पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी भी पड़ रही है तो हम तब कहेंगे जब कानून कहे चेंज करने को, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहे कि ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी अब नहीं चलेगी, आप इसे बदलिए, या ज्यादा प्रेजेंटेशन बढ़िया हो पाएगी तो ही। बताइए, इन 3 वजह से आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को बदल सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को नहीं बदलेंगे, कंसिस्टेंटली हर साल ईयर आफ्टर ईयर उसे अप्लाई करेंगे। थर्ड वन इज एक्रूअल। रिवेन्यू और कॉस्ट को हम तब रिकॉग्नाइज करेंगे, रिवेन्यू को हम तब लिखेंगे जब हमने पैसा कमा लिया, मिले या ना मिले। खर्चे को हम तब लिखेंगे जब खर्चा हो गया, पेमेंट हो या ना हो। पेमेंट होना, पैसा मिलना देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकम या एक्सपेंस का होना इंपॉर्टेंट है। तो जिस पीरियड से बिलोंग करते हैं उसी पीरियड में वो इनकम और एक्सपेंस लिखे जाते हैं, इसे ही एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन अगर फॉलो करी जा रही है तो आपको कहीं पर कुछ भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये फॉलो नहीं हो रही है तो आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन हम तो मान रहे हैं कि ये तीनों अप्लाई हो रही है। अगर अप्लाई नहीं हो रही है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई हमने ये अकाउंटिंग करी है और इन चीजों को अप्लाई नहीं किया है। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। ए लिमिटेड लीव एनकैशमेंट देता है अपने एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट पर। जो पैसा दिया जाता है उसे P&L में लिख दिया जाता है, उस साल के P&L में जिस साल पेमेंट करा है। लेकिन ग्रेचुइटी की पेमेंट ग्रेचुइटी फंड से दी जाती है जो हर साल बनाया जाता है। हमें कमेंट करना है। देखिए, लीव एनकैशमेंट होता है छुट्टियों का पैसा जब हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं। आज आपको हर साल मैंने 30 दिन की मान लिया छुट्टियां दी, आपने 30 में से 10 दिन की छुट्टी ले ली, 20 दिन की छुट्टी नहीं ली, उसका पैसा अगर आपने नहीं लिया तो रिटायरमेंट पे मिलेगा। तो खर्चा तो इसी साल का है, हमें इसी साल खर्चे को लिखना पड़ेगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लेकिन ये कह रहे हैं जिस साल देते हैं उसी साल लिखते हैं, तो ये अकाउंटिंग ठीक नहीं है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कंपनी करेक्ट पॉलिसी अपना रही है ग्रेचुइटी के लिए, लेकिन लीव एनकैशमेंट के लिए ठीक नहीं है। लीव एनकैशमेंट के लिए इन्हें एक्रूअल पॉलिसी अपनानी चाहिए और हर साल इन्हें खर्चा प्रोविजन बनाना चाहिए वैल्यूएशन करके उसकी सही से। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है? तो अकाउंटिंग पॉलिसी refer to the specific accounting principle and the methods of applying this principle। जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी वो है कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कैसे अपना रहे हैं, कौन से मेथड से अपना रहे हैं। हमारे पास अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है, जैसे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड हो सकता है हमारे पास, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड हो सकता है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए लीफो फीफो मेथड हो सकता है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन के लिए मेथड अलग हो सकते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी को कैसे ट्रीट करें, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट हो। तो ये अलग अलग हमारे पास अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है। तो हमें अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करते हुए किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें? एक, प्रूडेंस, मेटीरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। एक एक करके देखते हैं। प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब है कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी हो कि चाहे प्रॉफिट हम एंटीसिपेट ना करें, मतलब प्रॉफिट जब तक पक्का ना हो जब तक ना लिखें, लेकिन जितने भी लॉस होने की उम्मीद है उन सबको लिख लें। इसे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो प्रोविजन हमें बनाना है सभी नॉन लायबिलिटी लॉसेस के लिए, लेकिन जब तक सर्टेन ना हो हम इनकम के लिए कुछ भी प्रोविजन, इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे।
ये हमारा प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट होता है। ये प्रूडेंस के सिलेक्शन का पर्पस है इंश्योर हो कि प्रॉफिट ओवर स्टेट ना हो, प्रॉफिट ज्यादा दिखाई ना दे, लॉसेस अंडर स्टेट ना हो, लॉस कम दिखाई ना दे, असेट की वैल्यू ज्यादा ना हो, लाइबिलिटी की वैल्यू कम ना हो। तो ये सोच विचार करके प्रूडेंस, तो जब भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाएंगे, कोई भी नई अकाउंटिंग पॉलिसी ला रहे हैं, तो तीन बातों का ध्यान रखेंगे, प्रूडेंस, मेटीरियलिटी एंड सब्सटेंस और फॉर्म। तो पहला है प्रूडेंस। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, आप अपने असाइनमेंट में देखना शुरू करेंगे। यहां लिखा है द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलायजेबल वैल्यू। आप सबको पता है कि जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं तो उसे कॉस्ट और नेट रिलायजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस पे दिखाते हैं। सपोज एक ट्रेडर ने 500 यूनिट खरीदी है 10 के हिसाब से, और इसमें से 400 यूनिट बेच दी, तो 100 यूनिट उसके पास बची हुई है, और उसका सेलिंग प्राइस 15 रुपए है, लेकिन वो 10 रुपए के हिसाब से ही दिखाएगा, प्रॉफिट को इग्नोर करेगा, क्योंकि अभी तक इनको बेचा नहीं गया। जब तक बेचा नहीं गया हम एज्यूम नहीं कर सकते कि प्रॉफिट हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हमारा जो माल है वो 8 रुपए के हिसाब से बिका है, तो हमारे पास 100 यूनिट जो बची हुई है उन पर 2 रुपए के हिसाब से नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि कॉस्ट है 10 रुपए और मार्केट वैल्यू है 8 रुपए, तो 2 रुपए के हिसाब से नुकसान होने की उम्मीद है। जैसे प्रॉफिट होने की उम्मीद थी 5 रुपए पर यूनिट, तो हमने उसे लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ लॉस होने की उम्मीद है 2 रुपए पर यूनिट, तो हम इसे लिख लेंगे और इस लॉस को अभी लिख लेंगे। तो इसका मतलब लॉस हो रहा है तो लिख लेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो जब तक पक्का नहीं होगा, माल बिकेगा नहीं जब तक हम प्रॉफिट को नहीं लिखेंगे। यही हमारा प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट था हमारा। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है, exercise of prudence does not permit creation of hidden reserve by understating profit and asset or by overstating liability and losses। तो प्रूडेंस ये कह रहा है एक्सपेक्टेड लॉसेस को लिख लो, लेकिन लॉसेस है ही नहीं तो उसे जबरदस्ती मत लिखो। जबरदस्ती नहीं करना है, जो लॉस होने की उम्मीद है उसे लिखना है। प्रॉफिट होने की उम्मीद है जब तक पक्का ना हो तब तक नहीं लिखना है ना। सपोज कंपनी के अगेंस्ट में केस हुआ है, लेकिन उस केस में जो लॉस है वो जब तक आपको नहीं लिखना चाहिए जब तक कि आपके हारने की उम्मीद जीतने की उम्मीद से ज्यादा ना हो। मतलब अगर आप केस हार गए तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अभी आपके केस हारने की उम्मीद नहीं है और आप एकदम से केस होते ही लॉस लिख दें तो ये भी गलत है। आप तभी लिखें जब मोर देन 50% चांसेस है कि आपका नुकसान होने की उम्मीद है। एक है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है कि हमें लीगल पोजीशन के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करनी है, हमें एक्चुअल पोजीशन के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है। जो ट्रांजैक्शन और इवेंट है उन्हें हम जब लिखेंगे तो सब्सटेंस के हिसाब से लिखेंगे, ना कि लीगल फॉर्म के हिसाब से। मान लिया हमने कोई कार खरीदी हायर परचेज सिस्टम पर, पेमेंट हम कर रहे हैं, इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लेकिन हम उसके लीगल ओनर तब बनेंगे जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देंगे। तो लीगल ओनर हम नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग कहता है कि आप उसके लीगल ओनर नहीं है, बट सब्सटेंस ये बता रहा है कि आप उसके ओनर हो, रियल ओनर हो, तो आप उसको अपनी अकाउंटिंग में एज ए ओनर लिख लो, चाहे आप लीगल ओनर नहीं हो तब भी। तो लीगल सिचुएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्सटेंस, मतलब एक्चुअल में क्या पोजीशन, तो अकाउंटिंग आपको उसी हिसाब से करनी है। चलिए हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। इलस्ट्रेशन नंबर 2, बी लिमिटेड है और उन्होंने एक बिल्डिंग बेची है 35 करोड़ रुपए की सी लिमिटेड को। उन्होंने पोजेशन दे दिया बिल्डिंग का, मतलब बिल्डिंग दे दी है कंपनी को, और बुक वैल्यू है 20 करोड़।
अभी तक लीगल ट्रांसफर नहीं हुआ, लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई, तो कंपनी कह रही है कि हम इसे प्रॉफिट को नहीं लिख रहे 15 करोड़ के प्रॉफिट को, क्योंकि अभी तक लीगल ओनर हम ही है, बिका तो है नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, पोजीशन चला गया, पैसे मिल गए, पर लीगल ओनर ट्रांसफर नहीं हुआ, बाकी तो सारा काम हो ही गया, तो कायदे से बिक गई है। तो सब्सटेंस ये कहता है कि एसेट बिक चुकी है और इस प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। तो AS1 कहता है ट्रांजेक्शन और अदर इवेंट को हमें सब्सटेंस के हिसाब से देखना चाहिए, इकोनॉमिक रियलिटी के हिसाब से देखना चाहिए, ना कि लीगल फॉर्म के हिसाब से। तो कंपनी को इंटेंशन कंपनी की सही नहीं है, और कंपनी को क्या करना चाहिए, इसे सेल को लिख लेना चाहिए, ना कि इसे एडवांस के रूप में दिखाई देना चाहिए। अब हम मेटीरियलिटी की बात करते हैं। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है मेटीरियलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम्स। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो जो भी इंफॉर्मेशन है, मटेरियल आइटम है। मटेरियल आइटम का मतलब है कि ऐसी नॉलेज जो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। आप एक कार खरीदने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको ये पता चले कि ये कार का एक्सीडेंट हो चुका है, तो हो सकता है आप उस कार को ना खरीदें, तो ये आपका डिसीजन चेंज कर सकता है ना, पॉइंट। तो ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए जब आप कार खरीदने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही जब हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, तो जो जरूरी बातें हैं वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। तो हमारी अकाउंटिंग ऐसी पॉलिसी हो कि कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन छूट ना जाए, छुप ना जाए। तो मेटीरियलिटी इज नॉट ऑलवेज ए मैटर ऑफ रिलेटिव साइज। जरूरी नहीं है कि अमाउंट बहुत बड़ी है तो ही वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ए स्मॉल अमाउंट लॉस बाय फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन एम्प्लॉइज कैन इंडिकेट ए सीरियस फ्लो इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी। चोरी चाहे छोटी है, लेकिन चोरी हुई है, इसका मतलब हो सकता है कंपनी का इंटरनल सिस्टम इतना बढ़िया ना हो कि रोक पा रहा हो चोरी को। In certain cases, quantitative limits of materiality is specified. क्या company should disclose by way of notes additional information regarding any item of income or expenses which exceed 1% of revenue from operation or 1 lakh whichever is higher? अब कंपनी ने हजारों लाखों चीजें होती हैं, तो इनकम और एक्सपेंसेस इन्हें कौन सा अलग से दिखाना चाहिए? जो 1% रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल का 1%, या 1 लाख रुपए, जो भी ज्यादा अमाउंट हो उसे अलग से दिखाना चाहिए। मान लिया आपकी सेल है 50 लाख, 50 लाख का 1% होता है 5,000, 50,000। तो 50 लाख की सेल है, उसका 1% होता है 50,000, और यहाँ पर है 50,000, मतलब 1% या 1 लाख, जो भी ज्यादा हो। तो 1 लाख रुपए तक की चीजों को आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। यही आपकी सेल 200 करोड़ हो गई, तो 200 करोड़ का 1% 2 करोड़ होता है ना? तो 2 करोड़ या उससे ज्यादा की आइटम को अलग से दिखाना पड़ेगा। A company should disclose in notes to account shares in the company held by each shareholder holding more than 5% shares. तो अगर आपकी कंपनी के 5% से ज्यादा शेयर किसी के पास है, उसको अलग से दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन है जो डिसाइड करी गई। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है वन की इन इन चीजों को आपको अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए, पॉलिसी अपनाते हुए इन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैनर ऑफ डिस्क्लोजर क्या है? ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को आपको डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही। तो मतलब आप P&L का बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका पार्ट बनाएंगे, और जो डिस्क्लोजर है वो वन प्लेस, एक जगह ही सारी अकाउंटिंग पॉलिसी, जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल आपने करा है, उसे एक ही जगह आप डिस्क्लोज करें। ठीक है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी।
आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस कब करेंगे? हमने बात करी थी जब कानून आपसे कहे तो कर सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहे तो कर सकते हैं, या उसकी चेंज करने से ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होगी तो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर चेंज हुआ अकाउंटिंग पॉलिसी में तो जो चेंजेस हैं और वो मटेरियल चेंजेस है, इफेक्ट है इस साल में, और उस अमाउंट का आप पता लगा सकते हैं, तो उस अमाउंट को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। मान लिया आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया, उस अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करने से इस साल के प्रॉफिट पे 5 लाख का फर्क आ रहा है, वो अमाउंट आपको पता चल गई है, तो आपने उस अमाउंट को डिस्क्लोज करना है। मान लिया आप इस साल उस अमाउंट का पता नहीं लगा पा रहे, तो आपको फैक्ट बताना पड़ेगा कि भैया चेंजेस हुआ है, लेकिन उस चेंजेस का अमाउंट हम पता नहीं लगा पा रहे, ये आपको लिखकर बताना पड़ेगा। मान लिया आपने अमाउंट चेंज करा, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस लाए आप, और उसमें जो चेंजेस है उसकी वजह से इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस पर या फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, मटेरियल इफेक्ट नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? नॉन मटेरियल इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन लेटर पीरियड में वो थोड़ा सा पता चल पाएगा और ज्यादा इफेक्ट होगा। तो हमें ये बात बतानी पड़ेगी कि इस साल कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फ्यूचर में इतना इतना फर्क पड़ सकता है। मतलब आपको, अगर आप अमाउंट का पता लगा सकते हैं तो उसका पता लगाइए, अमाउंट का पता नहीं लगा सकते तो वो बताइए इस साल क्या फर्क पड़ेगा, फ्यूचर में क्या फर्क पड़ेगा, वो सारी बात बताइए जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस लाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। आपने एक डिस्क्लोजर किया कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है हमने, तो इससे कोई रीडर को कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, बस आपने ये कह दिया कि हमने एक अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी, तो जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है उसे बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा है इस बात से, जब तक आप उसका इफेक्ट नहीं बताएंगे। तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मान लिया सपोज कंपनी ने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए क्या करा, फीफो मेथड का इस्तेमाल करती थी, फीफो मेथड से कंपनी वेटेड एवरेज मेथड पर आ गई। अगर ये बात बता दी तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये बताया जाए इससे इस साल के प्रॉफिट पे कितना इफेक्ट पड़ा है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय यूजिंग फीफो मेथड इज 2 लाख, लेकिन अब वेटेड एवरेज मेथड कर रहे हैं उससे उसकी वैल्यूएशन 1,80,000 है, और ऐसा करने से आपका प्रॉफिट 20,000 कम हो गया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कम होने से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट 20,000 कम हो गया। तो कंपनी को ये कैसे डिस्क्लोज करना चाहिए? तो कंपनी को ये डिस्क्लोज ऐसे करना चाहिए, कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू सिंस नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन द करंट ईयर वाज ग्रेटर देन द रेस्पेक्टिव कॉस्ट। तो कंपनी ने इन्वेंट्री को कॉस्ट पर ही वैल्यू किया है। इन प्रेजेंट ईयर कंपनी ने चेंज करा है मेथड वेटेड एवरेज मेथड में, जो ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन बता पाएगा, और हमने फीफो मेथड जो पहले प्रैक्टिस थी वहां से नए मेथड पर हम आए हैं। ऐसा करने से इस साल के प्रॉफिट पर 20,000 रुपए से असर पड़ा है और हमारा प्रॉफिट 20,000 रुपए से कम हो गया है। Change in accounting policy is to be disclosed if the change is reasonably expected to have material effect in the future period। अगर इस साल नहीं है और फ्यूचर में इफेक्ट आ रहा है तो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कैसे करनी है? हमने बता दिया कि हमने ये मेथड चेंज करा है और इससे हमारे इस साल के प्रॉफिट पे ये असर पड़ रहा है।
Illustration number 3. In the books of Messrs. Prashant Limited, closing inventory as at 31st March was 1,63,000 on FIFO method. कंपनी ने सोचा FIFO से वेटेड एवरेज पर जाएंगे और ऐसा करने से जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,63,000 थी वो 147 रह जाएगी। रियलाइजेबल वैल्यू 195 है, तो हमारी वैल्यूएशन होती है रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट विचर इज लेस, कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पर होगी। FIFO में 163 होती लेकिन 147 है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है पिछले क्वेश्चन की तरह, और उससे प्रॉफिट पर हमारा क्या असर पड़ा है, उससे हमारा प्रॉफिट 16,000 रुपए से कम हो गया है। ये बात हम बता देंगे लिखकर कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 16,000 रुपए से कम हो गया। बाकी सारी प्रेजेंटेशन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। 16,000 से क्यों कम हो गया है, क्योंकि अब हमारी जो वैल्यूएशन है वो 1,47,000 है और पहले थी ये वेटेड एवरेज मेथड से है, पहले थी 1,63,000 फीफो मेथड से। अगर हम फीफो मेथड से करते तो हमारी ये कॉस्ट होती, शेयर मार्केट वैल्यू तो ज्यादा ही है तो उसे तो हमने छोड़ दिया। वेटेड एवरेज मेथड से हमारी ये है 147, तो 16,000 रुपए हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है, ये आपको लिखकर बताना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, जगन्नाथ लिमिटेड है, इन्होंने राइट इशू किया है शेयर्स का और प्रोस्पेक्टस में 40 करोड़ रुपए इस साल में ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 40 करोड़ का सरप्लस होगा इस साल। ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द ईयर जो है उसमें इन्होंने क्या करा है, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रेजेंटेड फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डेफिसिट दिखाया 10 करोड़ का। मतलब द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द मैनेजिंग डायरेक्टर को डिसाइड किया है क्या, वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क कॉस्ट 50 करोड़ इन इंस्टेड ऑफ प्राइम कॉस्ट। देखिए क्या होता है, अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ा है, उम्मीद कम है कि आपने पढ़ा हो अभी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग अब फिलहाल इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में, पहले ग्रुप 1 में थी, तो हम उसमें पढ़ते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में एक खर्चा आता है डायरेक्ट मटेरियल का। कौन सा खर्चा आता है, डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर जो सीधा उस पर लेबर का खर्चा हुआ, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसे हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, और फिर उसके ऊपर फैक्ट्री के और खर्चे होते हैं जिसे फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं और इसे फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमने प्राइम कॉस्ट की जगह, पहले हम किस पे वैल्यू करते थे, प्राइम कॉस्ट, उसकी जगह अब किस पे वैल्यू कर रहे हैं, तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ गई है 30 करोड़ की बजाय 50 करोड़, तो 20 करोड़ का प्रॉफिट तो वहां एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। और परमानेंट वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट की कम हो गई है ना, तो वो हमारा 10 करोड़ का है। तो चीफ अकाउंटेंट कह रहा है कि आप बताइए क्या करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है SAS1 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसका मटेरियल इफेक्ट है उसे आपको बताना चाहिए। करंट ईयर में कितना इफेक्ट है वो पता लगा सकते हैं तो बताइए, नहीं पता लगा सकते तो बताइए कि हम पता नहीं लगा पा रहे। इस साल इफेक्ट नहीं आ रहा है, फ्यूचर में इफेक्ट आएगा तो भी बताइए, ठीक है। तो ये बात तय हो गई। तो नोट्स टू अकाउंट में क्या कहना पड़ेगा हमें, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हुई है फैक्ट्री कॉस्ट पर, जो पहले किस पे होती थी, प्राइम कॉस्ट पर। ऐसा करने से हमारा प्रॉफिट 20 करोड़ बढ़ गया है, क्योंकि हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन 20 करोड़ बढ़ गई है, पहले 30 करोड़ थी 50 करोड़ हो गई, 20 करोड़ से वैल्यूएशन बढ़ गई तो प्रॉफिट भी बढ़ गया। और
10 करोड़ की परमानेंट वैल्यू डिक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट की, तो उसे हम कम दिखाना चाहते हैं, तो 10 करोड़ का प्रॉफिट इससे कम हो जाएगा। तो ये बात हमें बतानी पड़ेगी जो जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में, अदरवाइज वो लोगों को पता नहीं चल पाएगा इन सब चीजों के बारे में। इलस्ट्रेशन नंबर 5, XYZ कंपनी है, इनका बिजनेस है फाइनेंशियल सर्विसेज का, इनकी हालत खराब है, लिक्विडिटी पोजीशन खराब है, पैसा नहीं है इनके पास, और इनका बहुत सारा असेट ब्लॉक हो गई है, पिटीशन वगैरह केस वगैरह हुए तो ब्लॉक पड़ी है। अब क्या हुआ, इन्होंने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं ताकि ये सेटल करने की कोशिश कर पाए जो भी इन्होंने पैसा देना है। तो क्लेम था इनके अगेंस्ट में बहुत सारा अलग अलग अमाउंट पर। कंपनी ने इंटरेस्ट तो लिखा है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टिल ड्यू डेट, है ना, और इंटरेस्ट के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया ऑन द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट। देखो हुआ क्या, मान लिया आज की ड्यू डेट है, आज जब मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाया तो मैंने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री बना दी, लेकिन आज की डेट के 6 महीने बाद और निकल गए तो उसकी मैंने एंट्री नहीं बनाई। ड्यू डेट तक की एंट्री बनाई, ड्यू डेट के बाद जो टाइम निकल गया उसकी एंट्री नहीं बनाई जब तक सेटलमेंट हो रही है। ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी और स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन भी अभी ऐसा सच नहीं है, तो कंपनी को ऐसा लगता है कि जो कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम आ रहा है उसे डेट की तरह ना लिखे, क्योंकि अभी पता नहीं पैसा देना है या नहीं, केस चल रहे हैं। और उन्होंने नोट दिखा दिया कि भैया हमारे अगेंस्ट में केस चल रहे हैं, इतना पैसा हो सकता है देना पड़े, तो हमें बताना है कंपनी ने ठीक किया है या नहीं। देखिए AS1 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए हमने 3 बातों का ध्यान देने के बारे में बात करी थी। एक था प्रूडेंस, एक था मेटीरियलिटी और एक था सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। प्रूडेंस ये कहता है कि अगर आप पॉलिसी ऐसी बनाइए जहां पर प्रॉफिट को एंटीसिपेट ना करें आप, लेकिन अगर लॉस होने की उम्मीद है तो आप उसके लिए प्रोविजन बना लें, ठीक है ना, और लॉसेस को लिख लें, प्रॉफिट को ना लिखें जब तक पक्का ना हो। एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन है एक्रूवल, जो ये कहती है कि खर्चा हो तो लिख लो चाहे पेमेंट हो या ना हो, इनकम है तो लिख लो चाहे पेमेंट मिले ना मिले, अगर सर्टेन है दोनों। तो यहां लिखा है कि भैया एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने किसी से लोन लिया तो उसमें इंटरेस्ट तो देना ही है या नहीं। तो इस हिसाब से कंपनी की ऑब्लिगेशन है, जो अमाउंट इन्होंने नहीं दिया उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इन दिस सिचुएशन कंपनी शुड प्रोवाइड द लायबिलिटी, क्योंकि जिन्होंने आपको पैसा दिया उन्होंने छोड़ा थोड़ी ना इंटरेस्ट, और आपको रीजनेबल बेसिस पर हर एक सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए आपको लायबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए कि आपने इंटरेस्ट देना है ओवरड्यू अमाउंट पर। हाउएवर ओवरड्यू इंटरेस्ट अमाउंट विच आर सेटल्ड, तो उस पर जितनी सेटलमेंट हुई है उतने पर ब्याज लिखना चाहिए आप, जिसपे सेटलमेंट हो गई। जिसमें सेटलमेंट नहीं हुई, कई बार क्या होता है आप किसी को पैसा नहीं दे रहे, तो जो दूसरा उसे पता है कि यार पैसा नहीं दे रहा, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो वो कुछ पैसा छोड़ देता है, सेटल कर लेता है, भैया इतना देते हैं चल छोड़। अगर सेटल हो गया तो उस अमाउंट पे लिख दे, और अगर सेटल नहीं हुआ तो भैया फिर तो टोटल अमाउंट ड्यू करनी चाहिए आप। नॉन प्रोविजन ऑफ ओवरड्यू इंटरेस्ट इज वायलेशन ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और प्रूडेंस ऑल्सो। तो कंपनी सही नहीं कर रही है, इन्हें इंटरेस्ट लिखना चाहिए, ड्यू करना चाहिए।
ठीक है ना। डी लिमिटेड हैज बीन प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 10% ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ डेटर्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हर कोई बनाता है, तो ये 10% बनाते हैं। इस साल इन्होंने 5% बनाया। देखो, दो बातें हैं, बहुत बारीक लाइन है दोनों के बीच। एक है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एक है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? फीफो मेथड लगा रहे हैं, लीफो लगा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं, डब्ल्यूडीवी मेथड लगा रहे हैं। ये है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है? जैसे आप स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं 10%, अब आप 8% या 12% लगा रहे हैं, क्योंकि आपको अमाउंट में थोड़ा सा एस्टिमेशन में चेंजेस आए। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। अब आप पहले 10% प्रोविजन बनाते थे, अब 5% बना रहे हैं, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये तो एस्टिमेशन में चेंज है। भाई आप प्रोविजन बनाते नहीं और प्रोविजन बना रहे हैं, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी कि पहले प्रोविजन नहीं बनाते थे अब बना रहे हैं, या आप प्रोविजन बनाते हैं हम बनाना बंद कर रहे हैं, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अमाउंट चेंज हो रही है, परसेंटेज चेंज हो रही है, तो ये एस्टिमेशन में चेंज है। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है ना। आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, बट वो वाली सारी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वाली होती है। आपको बताना चाहिए कि पहले हम 10% लगाते थे, 5% लगा रहे हैं, नो डाउट बताइए, बट ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। तो इसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ डाइविएशन फ्रॉम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। हमारी 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन थी, कौन कौन सी? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। अगर आपने उनसे डाइविएशन लिया है, अगर आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया हमने इनको फॉलो नहीं किया, और फॉलो कर रहे हैं तो नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो जाती है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, सी लिमिटेड है, इनकी पॉलिसी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट या करंट इन्वेस्टमेंट को मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे दिखाना और करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट या फेयर वैल्यू जो भी कम है उस पर दिखाना, और ऐसे ही होता है जनरली। करंट ईयर में इन्होंने क्या करा, कॉस्ट में से लेस कर दिया, कुछ वैल्यू डाउन हो गई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, लेकिन इस फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं करा। तो कंपनी की पॉलिसी थी कि वैल्यूएशन जो है, कंपनी पॉलिसी रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट वो डिस्क्लोज होनी चाहिए। पॉलिसी है करंट को किस पे दिखाते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट या फेयर वैल्यू जो भी कम हो, और लॉन्ग टर्म को किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट पर। लेकिन कॉस्ट में से लेस करा है इन्होंने, परमानेंट वैल्यू कम हुई है, तो अकाउंटिंग तो ठीक है करना चाहिए, लेकिन बस आपको ये डिस्क्लोज करना चाहिए कि भैया हमने ये काम किया है। पहले हम कॉस्ट पे दिखाते थे, इस बार हमने कॉस्ट में से कुछ परमानेंट वैल्यू कम हुई है उस पे दिखाया। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी मोटिव जो है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का, वो ये होना चाहिए कि हमारी एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए। दूसरा मेजर कंसिडरेशन अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करते हुए है प्रूडेंस, मटेरियलिटी एंड सब्सटेंस और फॉर्म। और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आपको करना है, एक जगह करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें, गलत अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाएं और उससे डिस्क्लोज करने से वो ठीक हो जाएगी। डिस्क्लोज करना है बट सही अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाते हुए। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही नहीं है, गलत है, केवल उसको डिस्क्लोज करने से कुछ नहीं होगा, वो गलत है तो गलत ही है।
तो ये था हमारा पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, एक बेसिक डिस्क्लोजर के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। आपको इसको ध्यान से देखना चाहिए, लगभग सबसे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से एक है ये। बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे बड़े ही है, ये सबसे छोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से एग्जाम में मोर देन 50% पेपर आने की उम्मीद है। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ध्यान से देखने चाहिए। मैंने कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल भी इसमें इंकॉर्पोरेट करूं। स्टिल आप जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उतना आपके लिए बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे वीडियो, तो ही आपको अच्छे से समझ में आना शुरू होगा। अगेन शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक पेज में शॉर्ट नोट्स में कवर कर लीजिए, जो उसके बारे में मेन बातों के बारे में बताए, ताकि एग्जाम में 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करने में एक पेज में 5 मिनट लगे, तो आप लगभग 1-1.5-2 घंटे में सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जाम टाइम में रिवाइज कर पाए। तो हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के शॉर्ट नोट्स जरूर